नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। साथियों, आप जो वीडियो में एक टेंट लगा देख रहे हैं, इस टेंट के अंदर आपको देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पूरी विपक्ष की टीम यानी पूरी संसद की कार्यवाही देखने वाली है। इसमें देश के तमाम नेतागण बैठे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झलनिया के युवा संसद कार्यक्रम का वीडियो। आज एक युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झलनिया में हुआ और जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने देश के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में मोर्चा संभाला और आपस में पूरी बहस की। जैसे संसद में जो कार्यक्रम चलते हैं वैसे ही इन्होंने देश के तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की और ये भी दर्शाया कि उन्हें अब देश के मुद्दे हैं वो समझ आने लगे हैं। युवा है वो देश को किस तरीके से आगे ले जा सकता है और किस तरीके से अपनी बात रख सकता है और किस तरीके से जवाब देना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सभापति है उनकी चेयर भी अलग से लगाई गई है। इसके साथ साथ सचिव, महासचिव, पदाधिकारी वो भी है और विदेशी मेहमान हैं, उनके लिए भी अलग से गैलरी बनाई गई है। पत्रकार बंधुओं के लिए भी अलग से गैलरी बनाई गई है। तो एक पार्लियामेंट की जो कार्यवाही होती है वो पूरी अच्छे तरीके से इसमें दिखाई गई है। तो आपको हम सुनवाते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से देश के जो बड़े बड़े टॉपिक है, जैसे आजकल का करंट का टॉपिक है कि संभल की जो मस्जिद का मुद्दा है, इसके अलावा किसान आंदोलन है, या आप देख लें कि मणिपुर का मुद्दा है जो पूरी साल छाया रहा। तो ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर जो देश का युवा है वो किस तरीके से अपने विचार रखता है और किस तरीके से एक सरकार के भागीदार होने के नाते किस तरीके से जवाब देता है, तो ये तमाम तरह की बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए आपको दिखाते हैं युवा संसद से सीधी संसद की कार्यवाही और इसके साथ साथ आपको सुनवाएंगे जो स्कूल के अध्यापकगण हैं उनके विचार कि उनका इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने का मकसद क्या था और इससे बच्चे क्या सीखेंगे। तो तमाम तरह की जानकारियाँ वो वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो को देखिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट के जरिए अपने विचार है वो जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए लोकल हरियाणा समाचार। एनडीएमए की अशुद्धता के स्तर की जांच करने के लिए नमूने लेने के निर्देश भी नहीं दिए गए हैं। फिलहाल देश में वैलिडिटी के निर्माण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। धन्यवाद। पेशेंट संख्या 109 कुमारी शिक्षा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटनों के आगमन से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? क्या यह भी सच है कि विदेशी पर्यटनों में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा अर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसी वृद्धि का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार में साहसिक और विशिष्ट पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो कारण क्या है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय पर्यटन मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सांसद व सदन को यह कहना चाहता हूँ कि आप्रवासन ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में 2.5 मिलियन विदेशी पर्यटन आगमन दर्ज किया है, जो कि वर्ष 2022 की तुलना में 47.9% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके अलावा विदेशी पर्यटन में मुद्रा आय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में 36.5% की बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न विशिष्ट पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए साहसिक पर्यटन, एमजीसी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे इको पर्यटन, तट पर्यटन, चिकित्सा और नियोक्ता के लिए कई राष्ट्रीय कार्यनीतियां तैयार की है, जो कि इस प्रकार है। राज्य का आकलन, रैंकिंग और कार्यनीति, कौशल, क्षमता, निर्माण और प्रमाणन, साहसिक पर्यटन, सुरक्षा प्रबंधन ढांचे का सुदृढ़ीकरण। धन्यवाद महोदय जी। पेशेंट संख्या मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। इस समय तक 54,488 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
यह हिंसा लगातार जारी है तथा मणिपुर में स्थिति आज भी सामान्य नहीं है। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़, आगजनी, इंटरनेट बैंड, कर्फ्यू आदि रोजमर्रा की घटनाएं हो चुकी है। राज्य और केंद्र सरकार इन हिंसक घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। देश भर में हो रही इन घटनाओं और सरकार की विफलता के कारण दुनिया भर में भारत की साख खराब हो रही है। जिस प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ हुआ है वह शर्मसार करने वाला है। कानून व्यवस्था के विषय में नाकाम रहने के बावजूद भी राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया? केंद्र सरकार इस हिंसक संघर्ष की श्रृंखला से निपटने के लिए क्या कर रही है? क्या केंद्र सरकार के लिए मणिपुर में शांति भंग होना कोई चिंता का कारण नहीं है? समावेशी विकास और पूर्वोत्तर के विकास पर अपनी सेखी भगाने वाली सरकार मणिपुर हिंसा पर मौन क्यों है? धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्ष साथी को यह बताना चाहती हूँ कि मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है तथा हमारे लिए बराबर महत्व रखता है। यहाँ पर वर्तमान में चल रहा हिंसा का दौर बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है तथा हमारी सरकार इस पर गंभीरता से कार्य कर रही है। यहाँ तक रही राष्ट्रपति शासन की बात, वो दौर खत्म हो गया जब अनुच्छेद 356 का गलत प्रयोग किया जाता था। हम निर्वाचित सरकारों को अनुच्छेद 356 का सहारा लेकर दबाने में विश्वास नहीं रखते। यह केंद्र राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाता है। हम इस समस्या का जड़ से समाधान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपको इस संवेदनशील विषय पर राजनीति करने से बचने की आवश्यकता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर आपकी सरकार ने क्या किया? ऑनरेबल मेंबर प्लीज साइलेंट। ऑनरेबल मेंबर प्लीज साइलेंट। हम बड़ी तत्परता से इसके समाधान के लिए जुटे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इस हिंसा को समाप्त करके शांति स्थापना के प्रयास कर रहे हैं। हमने इस स्थिति को संभालने के लिए 10,000 सैनिक और अर्धसैनिक बलों को भेजा है। स्थिति ना बिगड़े इसके मद्देनजर हमने इंटरनेट भी बंद किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू करके हमने गैर कानूनी सभाओं को भी रोका है ताकि शांति भंग ना हो। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक पैनल हिंसा की जांच करेगा। शांति बहाली के लिए हमने एक समिति का गठन भी किया है जो नागरिक समाज में संवाद करेगी। 6 अलग-अलग मामलों पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। हमने पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है जो 20 मई 2025 को विस्तृत रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर हम इस रिपोर्ट के आधार पर इस समस्या की जड़ तक पहुंचकर समस्या की पुख्ता समाधान किया जाएगा, ऐसा हमारी सरकार विश्वास दिलाती है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सभासदों, माननीय सांसद सदन में काम रोको प्रस्ताव की अनुमति चाहते हैं। आगे की कार्यवाही में श्री अनुराग जी अपना प्रस्ताव रखेंगे। श्री अनुराग जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन का ध्यान देश की एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ दिलाते हुए जिस पर विचार विमर्श करने के लिए हमें सदन की कार्यवाही तुरंत रोक देनी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष। आप समस्या का विषय बताइए, उसके बाद सदन में इसका मत लिया जाएगा। श्री अनुराग जी। अध्यक्ष महोदय जी, अभी हाल ही में संभल की साई जाम मस्जिद के सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है और बहुत से लोग जख्मी हैं। संभल की स्थिति अब भी बहुत तनावपूर्ण है। संभल की घटना का असर पूरे देश में सांप्रदायिक रंग ला रहा है, जिसकी बानगी अजमेर की दरगाह को लेकर मामला न्यायालय में चला गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और धार्मिक स्थलों के मामले न्यायालय में चले जाएं या उनको लेकर लोग आपस में झगड़ पड़े और पूरे देश में धार्मिक दंगे फैल जाएं या फिर स्थिति हमारे हाथ से निकल जाए। हमारे देश में सैकड़ों वर्षों पुरानी हजारों धार्मिक इमारतें हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म स्थलों में अटूट विश्वास रखते हैं। वे अपने धर्म में इतनी आस्था रखते हैं कि अपने धर्म के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे धर्म स्थल की जमीन से जुड़े संबंधी कुछ भी पुराने इतिहास हो सकते हैं। हम प्राचीन समय के मालिकाना हकों और धर्म स्थलों के बदलाव को लेकर वर्तमान में किसी भी विवाद में न पड़े। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, मैं पुनः सदन का ध्यान देश की एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ दिलाते हुए उस पर विचार विमर्श करने के लिए मैं सदन की कार्यवाही तुरंत रोक देनी चाहिए
और इस समस्या का हल के लिए कठोर फैसला लेना चाहिए ताकि देश में शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। श्री अनुराग जी, हमारा गृह मंत्रालय तथा सुरक्षा एजेंसियां वर्तमान में बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं तथा संबल सहित पूरे देश में वर्तमान में माहौल शांतिपूर्ण है तथा माननीय न्यायालय भी इस विषय में अपना कार्य कर रहे हैं तथा कृपया सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। हमें सदन में बहुत से जरूरी काम निपटाने हैं। माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें। जो सदस्य कार्यवाही रोकने के पक्ष में है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। जो सदस्य कार्यवाही रोकने के विपक्ष में है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। सभासदों, इस प्रस्ताव में ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। अतः उचित बहुमत ना होने के कारण यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। माननीय सदस्यगण कृपया शांत रहें, सदन को सुचारू रूप से चलने दें। माननीय सभासदों, अब विशेषाधिकार हनन पर चर्चा की जाए। कुमारी कविता जी। अध्यक्ष महोदय, मैं कल जब सदन समाप्त होने के बाद घर वापस लौट रही थी तब मेरी गाड़ी को मटका चौक पर पुलिस द्वारा रोक लिया गया। गाड़ी पर वीआईपी लेबल भी लगा हुआ था तथा मैंने अपना पहचान पत्र भी उन्हें दिखाया, लेकिन फिर भी गाड़ी को लगभग 1 घंटे तक वहीं पे रोके रखा गया। यह एक सांसद को सदन द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार के हनन का मामला है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार को कड़े निर्देश दिए जाएं। माननीय सांसद महोदय, क्या आपने इस संबंध में पहले नोटिस दिया है? आप अचानक से इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठा सकती। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह 10 बजे ही इसका नोटिस दे दिया है। धन्यवाद। महासचिव जी, यह मामला इस सदन के सदस्य के विशेषाधिकार हनन का मामला है। इसकी शिकायत उचित माध्यम से विशेषाधिकार समिति को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। कुमारी गीता जी माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगी। कुमारी गीता जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहती हूँ कि वर्तमान सरकार ने जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है, मुझे लगता है कि यह नीति इलाज करने की बजाय मर्द को बढ़ाने वाली साबित हुई है। बेशक इस नीति में कोचिंग रेगुलेशन लागू किया गया है, लेकिन यह 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है। क्या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे ट्यूशन नहीं जाते या उनका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता? एनसीआरबी के एक ताज़ा रिपोर्ट सुसाइड इन इंडिया वर्ष 2023 के अनुसार केवल कोटा में ही 26 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। वर्ष 2024 का यह आंकड़ा और भी भयानक हो सकता है। सरकार ने बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने की बजाय पंखों में स्प्रिंग लगाने की हिदायत दी है। मान्यवर भारत में 1 लाख बच्चों के ऊपर केवल 3 ही मनोचिकित्सक है। सरकार इस मामले पर मौन है। मेरा सरकार से यह सवाल है कि सरकार ने बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नई शिक्षा नीति में क्या कदम उठाए हैं तथा युवाओं के भविष्य के लिए क्या नीति अपना रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे साथी व सदन को यह बताना चाहती हूँ कि यहाँ तो हमारे साथी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सही तरीके से पढ़ा नहीं है या फिर इनको पढ़ना ही नहीं आता है। कोटा में जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उस पर आपकी सरकार ने क्या किया? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग पर विशेष जोर दिया है। एनईपी 2020 में मानसिक स्वास्थ्य एनईपी 2020 में यह भी प्रावधान है कि बिना काउंसलिंग सिस्टम के किसी भी कोचिंग संस्था को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। बच्चों की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक व व्यवहार संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमने स्कूलों में परामर्श सेवाओं का प्रबंध करने व प्रावधान भी इस शिक्षा नीति में रखा गया है। मैं सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि बच्चों के मानसिक देखभाल अधिनियम 2017 में जो हमारी सरकार द्वारा पारित किया था, उससे भी बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है।
बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए हमने देश भर में 19 फरवरी 2020 को 3 IIT, 3 IIM, 20 KV तथा 13 नए JNV का उद्घाटन किया गया है। अंत में मैं अपने देश का भविष्य, हमारे नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए 2 पंक्तियों के साथ अपने जवाब को समाप्त करती हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई है तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई है तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झलनिया युवा संसद का कार्यक्रम है। सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल बच्चों को जो हमारी संसद की कार्यवाही है, जो संसद की प्रणाली है, उसके बारे में ये किस हिसाब से बच्चों को समझ पैदा हो। जिस प्रकार संसद में सारी कार्यवाही होती है उसी प्रकार हमारे यहाँ सारे जैसे लोकसभा से सदस्य चुन के आते हैं, उसी प्रकार सभी बच्चों ने उसी प्रकार से अपना रोल अदा किया है। और उसी प्रकार से ही जैसे संसद की पूरी कार्रवाई चल रही है, हमारे मैम ने और सब ने एक स्क्रिप्ट तैयार की थी। तो पहले जब हमारे बच्चे थे ब्लॉक लेवल पे ये कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारे स्कूल की टीम फर्स्ट आई थी। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है और इस सारे कार्यक्रम का जो आयोजन है, हमारे बड़े मेहनती लेक्चरर हैं ये श्वेता बिश्नोई जी और सरोज बिश्नोई जी और रिचू मैम, इन्होंने मिलके लड़कियों को और लड़कों को तैयार किया था। सर, विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जब हम किसी कार्यक्रम को देखते हैं तो यूँ लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है। सर, जिस प्रकार से एक फ़िल्म की स्टोरी होती है उसी प्रकार से हर एक बच्चे का रोल लिख के दिया जाता है और उसको उसका पार्ट समझाया जाता है कि आपके हिस्से में ये पार्ट आया है, आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है। हमारे ही स्कूल के बच्चे हैं। सर देखो, जिस स्कूल के अंदर कंपटीशन होगा तो बाहर से जो टीम है, जूरी है, वो यहाँ आएगी और सारे कार्यक्रम का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसी हिसाब से अपना निर्णय देंगे। सर, ये जो प्रोग्राम है यूथ पार्लियामेंट, ये जो है स्कूलों में ही करवाए जाते हैं और इसमें जो हमारे सभी जो प्रतिभागी हैं ये हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो आज ये जो यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो रहा है, ब्लॉक लेवल में हमारे बच्चे पहले जो है प्रथम आ चुके हैं। तो इसके यूथ पार्लियामेंट के द्वारा हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है किस प्रकार चलाई जाती है, प्रश्नकाल में विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमारे जो विपक्ष के हैं साथी, उन्होंने जो है कृषि पर जो है संबंधित मंत्रियों से जो है क्वेश्चन पूछा है, कृषि मंत्री से, कि सरकार जो है MSP को लागू क्यों नहीं कर पाई, हमारे किसान आज क्यों आंदोलन करने पर मजबूर है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे मणिपुर हिंसा पर भी बच्चों ने जो है बहुत अच्छा जो है बताया कि मणिपुर हिंसा आज हो रही है हमारे देश में, तो सरकार इसको रोकने के लिए जो है क्या प्रयास कर रही है। और जो हमारा काम रोको प्रस्ताव है वो जो है यूपी में जो सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं, तो इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सरकार जो है क्या प्रयास कर रही है। सबसे पहले तो जी ये जो प्रोग्राम हो रहा है यूथ पार्लियामेंट, इससे बच्चों को पूरी संसद में कार्रवाई कैसे चलती है उसके बारे में बच्चों को जानकारी मिल रही है। दूसरी बात ये कि इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रही है तो अब उनके बोलने के ढंग से कि कौन सा किस प्रकार का रोल कर रहा है, तो आगे जा कर के इनके पेरेंट्स को भी ये आसानी होगी कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। और इस प्रोग्राम में जो ज़्यादातर पार्टिसिपेट कर रही है वो लड़कियां ही आगे आ रही है, यानी आप यहाँ भी महिला सशक्तिकरण देख सकते हो। और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से, पहले बच्चों को पता नहीं था कि एक संसद किस प्रकार चलती है और किस प्रकार विधेयक लाया जाता है और किस प्रकार वो विधेयक जा करके लास्ट में कानून बनता है। अब बच्चों को पूरा प्रोसीजर जैसे हम तैयारी करवा रही हैं, बच्चों को सारा पता लग गया है कि किस प्रकार से पहले विधेयक लाया जाता है, फिर वो पहले वो लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर जा कर के कानून बनता है। तो सारी प्रक्रिया सीख रही हैं। और बाकी जो देश के करंट मुद्दे हैं अब के,
जो चल रही हैं हमारे अलग अलग स्टेट्स में, तो बच्चे उनके ऊपर पूरा गौर से, पहले इनको नहीं पता था कि ऐसे कोई इशू चल रही है, अब इन बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, संबल में क्या हो रहा है, किसानों के क्या मुद्दे हैं, मिलावट का क्या मामला है, तो इस प्रकार के मामले चल रहे हैं। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट आए हैं और अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए लड़ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन अगर यहाँ पे भी अगर बच्चे आगे बढ़ पाते हैं तो आगे स्टेट लेवल पे, आगे बिटवीन स्टेट्स आगे कंपटीशन होगा। तो बस वही है कि मेन पर्पस कंपटीशन से आगे ये है कि बच्चे सीखें। आज बच्चे यहाँ पे इन चीज़ों को देख रहे हैं, कल टीवी पे कोई मुद्दा है, उन्हें समझ आने लगेगा कि क्या कार्रवाई कैसे की जा रही है, उनका दिमाग जो है इन चीज़ों के प्रति डेवलप होगा। मतलब हम किताबों में तो पढ़ाते ही हैं, बट प्रैक्टिकली जब बच्चे इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनके दिमाग में कल कोई मंत्री बन जाए ना भी बने, बट चीज़ों को समझना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे। तो मेन पर्पस हमारा जो है कंपटीशन से भी ऊपर बच्चों की डेवलपमेंट है।